नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और इंडिया का मुकदमा लेकर आज हम फिर से हाजिर हैं। इंडिया के मुकदमे में आज बात होगी देश में बढ़ते ओमिक्रॉन की। नए साल की दस्तक के बीच ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है और इस बीच राजस्थान में ओमिक्रॉन से एक और मौत हो गई है। जी हां, उदयपुर में एक बुजुर्ग की जान ओमिक्रॉन से चली गई है, जिसके बाद एक बार फिर देश सहम गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जानलेवा कहर का सिलसिला देश में शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से पहली मौत के बाद दूसरी बुरी खबर राजस्थान से आई। उदयपुर जिले में 70 वर्षीय बुजुर्ग की ओमिक्रॉन वायरस से मौत हो गई। ये मौत इसलिए और ज्यादा डराने वाली है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उदयपुर में जिस बुजुर्ग की जान ओमिक्रॉन से गई उसने दोनों डोज लगवाई हुई थी। इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमने जयपुर भेजा था। इनका जो रिपीट सैंपल हुआ 21 दिसंबर को वो नेगेटिव आया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी हमें प्राप्त हो गई थी 25 दिसंबर को। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इनका हमने दोबारा सैंपल कराया, उसमें वो दोबारा नेगेटिव आए, वो डबल नेगेटिव हो चुके थे। इनको जो कोमोर्बिडिटी थी उसमें हाइपरटेंशन था, डायबिटीज मेलेटस था और हाइपोथायराइडिज्म था। इनको वैक्सीन की भी दोनों डोज लग चुकी थी। ओमिक्रॉन के बारे में दावा किया जा रहा है ये कोरोना के मूल वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके अलावा कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने न तो कभी विदेश यात्रा की और न ही विदेश से आए किसी यात्री के संपर्क में आए। देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर यह आंकड़ा अब 320 तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद और यहाँ पर भी ये ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं, उनके जो पेशेंट हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है क्योंकि एलएनजेपी भी ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर जो है वो बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज जो खबर आई राजस्थान के उदयपुर में ओमिक्रॉन से देश की दूसरी मौत जो हुई है, उसके बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि जिस शख्स की मौत हुई है राजस्थान के उदयपुर में, उसने कोविड की दोनों डोज लगवा रखी थी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जो तबाही मचाई उससे हर कोई वाकिफ है। ओमिक्रॉन के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से चिंता काफी बढ़ गई है। बावजूद इसके लोग भीड़ भाड़ में बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं। लापरवाह लोगों की ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद डॉक्टर्स भी चिंतित हैं। बेफिक्र होकर नहीं घूमना, यही एक मैसेज है क्योंकि इसमें जो म्यूटेशंस हुई हैं उससे ये इम्यून एस्केप देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन तो हो रहा है पर वो कम खतरनाक है। पर एक बात है कि एडमिशन तो कम हो रहे हैं हॉस्पिटल में, डेथ्स भी कम हो रही हैं, पर एक बार अगर एडमिशन हो जाए तो फिर इसमें ओमिक्रॉन में और डेल्टा में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। नए साल के जश्न के बीच ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। दूसरी लहर ने जो हाल देश दुनिया में किया उसके आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। इस बीच ओमिक्रॉन के मरीजों में तेजी से इजाफा ये तीसरी लहर नाम चाहे जो दे दें, लेकिन एक बार वही वक्त आ गया है जब हम बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क जरूर पहने क्योंकि कोरोना तो किसी का सगा नहीं। तो लगातार मामलों में इजाफा होता चला जा रहा है और देश एक बार फिर से दहशत के साए में जी रहा है क्योंकि संकट जो है ओमिक्रॉन का लगातार मंडरा रहा है। आखिर इससे बचाव का क्या तरीका है और वो कौन कौन से जरूरी एहतियाती कदम है जिसे उठाने की हमें बेहद सख्त जरूरत है और कौन सी दिशा गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अलग अलग राज्यों का क्या हाल है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं उन सबका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज जो की सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज इंडिया पर। इनके अलावा हमारे साथ अभी जुड़ेंगी डॉक्टर रुचिरा गुप्ता जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो खतरा है बच्चों पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है और बुजुर्गों को भी बहुत सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। लिहाजा बच्चों से जुड़ी तमाम बातें जानेंगे हम और साथ ही मेरे सहयोगी शुभम इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभम, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार हर दिन जब सूरज निकलता है तो आंकड़ों में इजाफा होता है, फिलहाल आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं और क्योंकि देखिए
नया साल दस्तक देने वाला है, ऐसे में जश्न का माहौल सब तरफ देखा जा रहा है, लेकिन जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्या लोग उन तमाम गाइडलाइंसों का, उन तमाम पाबंदियों का पालन करते नजर आ रहे हैं? आपको फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है मुंबई की आपको? जी देखिए निदा जी, बिल्कुल आपको बता दें कि अब 31 दिसंबर जो है खत्म होने और नया साल 2022 का जो सूरज उदय होने में बहुत कम ही वक्त बच चुका है। और मुंबई की सड़कों पर, जो मुंबई की सड़कें जानी जाती हैं 31 के लिए, लेकिन इस बार कोरोना वायरस और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ा दी थी, बल्कि मुंबई की आम जनता की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि लॉकडाउन का खतरा मुंबई वासियों के सर पर मंडराते हुए दिखाई दे रहा था। इस वक्त मेरे पीछे आप देखें तस्वीरें, ये मुंबई के शाम का वक्त इलाका है, जहां पर आप देखिए कि पुलिस की जो है तैनाती वो कर दी गई है, क्योंकि ठीक बगल में मुंबई का मशहूर मरीन ड्राइव ठीक इसके बगल में है, जहां पर शाम के वक्त जो कपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मरीन ड्राइव पे आते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने आज सुबह से जैसे ही शाम के 5 बजे से तमाम जो सार्वजनिक स्थल थे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, मरीन ड्राइव की बात करें, गिरगांव चौपाटी की बात करें, जुहू चौपाटी की बात करें, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, वहां पर धारा 144 लगा दी थी और शाम 5 बजे से ऐसे तमाम जो सार्वजनिक स्थल थे उन्हें पूरी तरह से खाली अब करा दिया गया है। अगर कोरोना वायरस की बात करें, पिछले 24 घंटों में मुंबई में 3,500 से ज्यादा मामले आए थे, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 5,500 से मामले हैं, जबकि इसमें से 20 से 22 लोगों की मौतें भी हुई थी। तो कहीं न कहीं टेंशन थोड़ी बढ़ गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में 2 दिन के भीतर कुछ और नए प्रतिबंध जो है वो महाराष्ट्र में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि टेंशन जो है महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक है शुभम, आप बन रहे हमारे साथ, आपसे और भी जानेंगे कि क्या हाल है मुंबई का, महाराष्ट्र का। लेकिन फिलहाल डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज जी का मैं रुख कर लेती हूँ। शुभ्रा मैम, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मामलों में इजाफा हो रहा है, कितना गहरा संकट इस वक्त हमारे देश पर मंडरा रहा है, एक डॉक्टर होने के नाते ये जो अभी काल चल रहा है, कोविड अभी सही से गया भी नहीं था, कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार हमारे सर पर है, कितना खतरनाक है ये पहले वाली अगर हम लहर की बात करें उसके मुकाबले? नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज हूँ। ये जो ओमिक्रॉन वायरस है और डेल्टा वायरस है, दोनों ही खतरनाक थे। शुरू में जब ओमिक्रॉन आया था, इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया था। ऑल्दो ये जितने भी केसेस सामने आए थे उस टाइम साउथ अफ्रीका में और बाकी कंट्रीज में, तो ये बोला गया था कि ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, ICU में बहुत कम लोग जा रहे हैं, ऑक्सीजन की बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। बट वो जो भी बातें हुई थी वो बहुत ही इनिशियल बातें थी। अब जो हमारी ये वायरस है ये हमारे इंडिया में आ चुका है, ये जो वेरिएंट है इंडिया में आ चुका है, फिर स्टेट में आया, फिर हमारे शहर में आया और अब हमारी सोसाइटीज़ में भी आ चुका है। आसपास में सब जगह ऐसा नहीं है कि जिनके हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल थी वहीं के केसेस है। 50% रेट ऑफ ट्रांसमिशन है लोकल इस वायरस का दिल्ली में। एक जो हम R वैल्यू की बात करते हैं, जब इन्फेक्टिविटी देखते हैं, तो जो हमारी डेल्टा वायरस वाली वेव थी उन सब में पिछले 21 महीनों में जो R वैल्यू हमारी चल रही थी <2 थी, मतलब कि ट्रांसमिशन कम था। ओमिक्रॉन की वजह से जो हमारी R वैल्यू है इस वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए, वो <2 हो चुकी है। इसका मतलब इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है, फास्टर देन एवर। मतलब अभी तक जितनी भी पैंडेमिक में कंडीशन चल रही थी ट्रांसमिशन की, इसका सबसे ज्यादा फास्ट है जी। जो WHO के सीनियर साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने भी बोला है कि ऑल्दो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही सीवियर नहीं हैं, माइल्ड ही हैं, फिर भी शेयर रेट ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से अभी भी हॉस्पिटल में उतने ही लोग एडमिट होंगे जितने कि पहले थे, क्योंकि ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन होगा। अब आप 4 गुना लोगों को इन्फेक्शन होगा, उसमें से चलो इतना सीवियर नहीं है, रफ्तार दुगनी है और तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। यही वजह है कि आंकड़ा जो है वो तेजी के साथ उसमें दुगनी रफ्तार से बढ़ा है जी। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे में देखिए पहली लहर आई तब भी हमने देखा कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा था, दूसरी लहर आई वो भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा खतरा, और उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि बच्चों के वैक्सीनेशन की कोई भी दिशा हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब इस मौजूदा हालात में अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो ये जो ओमिक्रॉन जो लगातार एक बहुत बड़े खतरे की आहट महसूस करा रहा है, बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है? देखिए, जब मैं ओमिक्रॉन की बात करती हूँ या इन जनरल कोविड की बात करती हूँ, तो कोविड बच्चों में आमतौर से 10 साल से कम के बच्चों में, 12 साल से कम को में एक बहुत ही माइल्ड बीमारी है। इसका जो संक्रमण है वो बहुत हल्का है,
बच्चों को माइल्ड खांसी जुकाम बुखार हो जाता है और बच्चे उससे रिकवर कर जाते हैं। सो इवन जब हमने सेकेंड वेव देखी थी, फर्स्ट वेव में बच्चे इतने संक्रमित नहीं हुए, पर सेकेंड वेव में बहुत बच्चे संक्रमित हुए। डेल्टा वेरिएंट खतरनाक भी बहुत था, उसने काफ़ी मॉर्बिडिटी करी, मोर्टेलिटी करी, पर ऊपर वाले की दया से हम लोग मतलब बाल रोग विशेषज्ञ की ये सौभाग्यता रहेगी कि बच्चे उसमें बचे रहे, काफ़ी स्पेयर रहे, इन द सेंस के उनको कोविड हुआ, संक्रमण हुआ, पर 2-4-5 दिन में सब ठीक हो गए। हॉस्पिटल में बर्डन नहीं बढ़ा बेड्स का, उतना बर्डन नहीं। बाकी हमारे देश में अगर आप संख्या देखेंगे तो संख्या तो बहुत है, जनसंख्या इतनी है, तो एक कई बार स्केयर फैक्टर है, फियर फैक्टर है। बच्चे का सपोज कोविड पॉजिटिव आ गया, बच्चा ठीक भी है, पर पेरेंट्स कई बार डर जाते हैं, तो ये सब है। पर मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, बच्चों के लिए भयावह ना करें, बच्चों को नॉर्मल जिंदगी जीने दें, सावधानी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ। बच्चों में ये खतरनाक नहीं होता, ज़्यादा माइल्ड होता है, पर हाँ अगर किसी बच्चे को कोमॉर्बिडिटी है या कोई और दूसरे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है, जैसे एक चीज़ देखी गई, जो बच्चे ओबीज हैं, जो बच्चे ओबेसिटी है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है अपनी उम्र के हिसाब से या एज के हिसाब से, उन बच्चों में ये जो कोविड था, अब वो चाहे कोविड हो चाहे डेंगू या कोई भी बीमारी हो, वो ज़्यादा खतरनाक साबित होती है, उनमें खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो ये फैक्टर थे। मेरा यही सजेशन है, आप लोग कोई पैनिक ही ना करें, बच्चों को उनका मानसिक डेवलपमेंट होने दें, उनको अननेसेसरी भीड़ वाली जगह ना ले जाएं, उनको न्यूट्रिशन आहार दें, जितनी एहतियात हम खुद से बरत सकते हैं उसे हम बरतें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ शुभम, मैं एक बार आपके पास इम्पोर्टेंट है, इनको एक और चीज इम्पोर्टेंट है। जी मैम बोले, अपनी बात रखें। या इनको एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि उनको रेस्पिरेटरी एटिकेट सिखाएं। बच्चों को रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होनी चाहिए कि मतलब जब छींक रहे हैं, खांसी, क्योंकि ऐसे ही तो फैलता है, तो वो सिखाना माँ बाप की, शिक्षकों की और डॉक्टरों की, हम सब की जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर इन पे वक्त रहते ध्यान दे लिया जाए या बच्चों को सिखा दी जाए बचपन से ही ये चीजें, तो काफी हद तक बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है। और भी बीमारियों के लिए ये एहतियाती कदम बहुत जरूरी होते हैं। चलिए शुभम, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। शुभम, अगर मैं बात करूं वहाँ के लोगों की, तो क्या लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो खतरा लगातार मंडरा रहा है वो बहुत बड़ा है और ये बीमारी जो है एक भयानक रूप ले सकती है? क्या लोग भी जागरूक हैं, या फिर आज सड़कों पर भीड़ जो है वो आपको नजर आ रही है और लोग बेपरवाह हैं? फिलहाल आपके पीछे तो हमें ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही, बाकी और जगह का क्या हाल? देखिए रिद्धिया जी, इस वक्त जिसमें इलाके में खड़ा हूँ, ये मुंबई का मशहूर मरीन ड्राइव इलाका है। ठीक बगल में महाराष्ट्र सरकार का मंत्रालय का दफ्तर है, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है चार चौबंद रहते हैं। लेकिन मुंबई के सबब इलाके की बात करें तो जुहू चौपाटी हो गया, गिरगांव चौपाटी हो गए, माफ कीजिएगा मड आइलैंड हो गया, मालाड की बात करें, गोरेगांव की बात करें, तो यहाँ पर भीड़ देखने को हमें मिलती है, क्योंकि मुंबई के सबब इलाके में मुंबई की आधी आबादी वहीं पे रहती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि क्या मुंबई के लोग फॉलो करें, जी हाँ, मुंबई के जो लोग हैं वो कुछ हद तक इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, सरकार जो भी कदम उठा रही है उनके सुरक्षा के हिसाब से, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जो इस चीज को नहीं मान रहा है। अगर मुंबई के कुछ इलाकों की बात करें, जैसे गोमती, चेंबूर, जैसे मोहम्मद अली रोड की बात करें, तो वहां पर लोग जो है मास्क भी नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन। कई ऐसे बाजार की तस्वीरें आपको जो देखने को मिलेगी कि मुंबई से कि लोग वहां पर मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल लेते। तो समाज का एक तबका जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोरोना वायरस फिर से दुगनी रफ्तार से मुंबई में पैर पसाकर आगे बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि लोगों को समझना होगा कि कोरोना बहुत घातक रूप जो है धारण करके यहाँ पर तेजी से फैल रहा है और जानलेवा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप जरूरत ना हो तो घरों से बाहर न निकले, लेकिन फिर भी मुंबई एक शहर है जहां पर रोजाना लाखों की तादाद में दूर दराज से लोग आते हैं। उत्तर भारत से बात करें तो रोजाना मुंबई में लोग जॉब के लिए आते हैं। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हाल यही है कि अब कुछ वीआईपी इलाकों की बात करें तो वहां पर सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर
पुलिस भी लोग असहाय अभी हो भी जाती है समझने को कि- तैयार नहीं है। बिल्कुल, लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। तमाम गाइडलाइंस के बाद, तमाम पाबंदियों के बाद गलती जो है वो हमारी तरफ से ही होती है और फिर हम इसका दोष मढ़ देते हैं प्रशासन पर और सरकारों पर। ठीक है डॉक्टर शुभ्रा, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से कोविड आया, शुरू में उसे भी पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब ओमिक्रॉन एक नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे रहा है और सब जगह लगातार मामलों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में इसकी शुरुआती अगर मैं लक्षण की बात करूं तो कैसे ये पहचान हो पाएगी? जो हमारे दर्शक हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक बार जरा बताएं कि कैसे पहचाने कि वो अब ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये जो ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आने की बात है, बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इस सीज़न में, ये जो हमारा कॉमन कोल्ड का सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न है, सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, गले में दर्द होना, बॉडी एक होना। तो अभी इस टाइम पे कई सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। अब क्योंकि ऐसा है कि ये ओमिक्रॉन की वेव आ चुकी है, थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो वैक्सीनेटेड भी होते हैं और ये जो भी ओमिक्रॉन के सिम्टम्स होते हैं, कोविड के सिम्टम्स होते हैं, ये हमारे कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं जब ये बिगिन होता है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट हमारे जो वैक्सीनेटेड आते हैं, जिनको 2 डोजेस लग चुकी हैं, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि RT-PCR कराना चाहिए। तो अब इसमें और लोग बेफिक्र है कि हमें तो 2 डोज लग गई तो हमें अब कोई बीमारी नहीं पकड़ पाएगी, और ये गलतफहमी है, बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। लोग मानने को तैयार नहीं होते। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये देखने में बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसा ही लगता है, जिसका कि अभी सीजन भी चल रहा है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार का। लेकिन फिर भी अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि RT-PCR टेस्ट कराना है, तो उस RT-PCR टेस्ट के बेसिस पर ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपको कॉमन कोल्ड है कि कोरोना है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोजेस लग चुकी हैं, फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन आप में डिजीज जो है वो सीवियर नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे, आप डिस्ट्रेस में नहीं जाएंगे। बट आप प्लीज RT-PCR टेस्ट सभी लोगों को कराना जरूरी है। अदरवाइज हमारे पास में कुछ डिफरेंशिएटिंग है नहीं इसका कॉमन कोल्ड के साथ में। बिल्कुल, और जरूरी भी है क्योंकि देखिए अगर वक्त रहते बीमारी का पता चल जाए तो सही वक्त पर सही इलाज मिल जाए तो उस बीमारी से आप बाहर आ सकते हैं, निजात पा सकते हैं। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, अगर यही सेम चीज बच्चों में महसूस हो जो डॉक्टर शुभ्रा बता रही हैं, तो उनके माँ बाप को क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, अगर बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार, जैसे सिंपल, जैसे भी डॉक्टर शुभ्रा ने बोला कॉमन कोल्ड, में उनकी बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। अगेन, पर्पस पैनिक ही फैलाना नहीं है, पर्पस है कि उस बीमारी को समझना। अगर डॉक्टर बोलता है कि हाँ भाई टेस्ट करना है तो करवा लीजिए, क्योंकि शायद आप किसी को संक्रमण करने से रोक पाए। नंबर 1। बच्चों की बात लें तो बच्चों में आपको ये देखना है कि बच्चों में भी ये कॉमन कोल्ड हो रहा है, खांसी, जुकाम, कई बार बुखार ही नहीं आ रहा है, थोड़े लूज मोशन से जा रहे हैं। अब मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, इतने बच्चे देखती हूँ, पर मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ। आज की डेट पर भी हम लोग जब आपस में जितने बाल रोग विशेषज्ञ आज एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे, तो अगर हम 10 में लिख रहे हैं तो हार्डली 1 में पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अभी भी निगेटिव है, अभी भी फ्लू वाले सिम्टम ज्यादा हैं, कॉमन कोल्ड ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन इसकी पहचान अब जैसे अभी जो ये मौजूदा हालात है, जी माफ कीजिएगा रुचिरा गुप्ता जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। ये जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त हाल है हमारे देश का, ऐसे में कैसे पहचान होगी कि नॉर्मल कोल्ड है बच्चे को या फिर उसकी वजह से कोल्ड हो रहा है? कोई टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना, तभी क्लियर हो पाएगा ना। हाँ, तो उसके लिए 2-3 चीजें हैं जी। देखिए, सबसे पहले देखिए कि क्या बच्चे को कोई हिस्ट्री है कांटेक्ट की, घर में किसी को एडल्ट को है या कांटेक्ट में आया है या कहीं ट्रेवल करके आए हैं या एक्सपोजर हुआ है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार है, हल्का फुल्का, कई बार एलर्जी भी होता है, कोल्ड है, आप वेट करिए 2-1 दिन, पर बच्चे को घर में ही कन्फाइन कर दीजिए, उसको बाहर खेलने मत भेजिए, उसको और दूसरे कोर्सेज में मत भेजिए, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, उसको मास्क पहनाइए। तीसरी चीज है, आपको लगता है 3 दिन हो गए, बच्चा अगर रिकवरी कर रहा है वेल एंड गुड, अगर लगता है बच्चे का बुखार अभी नहीं टूट रहा है या बच्चे को बहुत ज्यादा शरीर में दर्द है या बच्चे को कोई और प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, आप एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, अपनी चाइल्ड पीडियाट्रिशियन से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है बच्चा स्टेबल है। बिल्कुल, आजकल तो बहुत सहूलियत है, डिजिटल का जमाना है, जो घर बैठे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, बहुत सहूलियत है। और जब डॉक्टर ने देख लिया, फिर डॉक्टर की सलाह को माने।
बच्चों में 90% केसेस में 95% केसेस में ये माइल्ड डिजीज है, पता भी नहीं लगता है। और ऐसा भी हो सकता है, हमने पिछले 3-4 महीने से इतने हम रेस्पिरेटरी केसेस देख रहे थे, खांसी, जुकाम, बुखार, छाती में इन्फेक्शन, बट उस वक्त दौर ही नहीं था ओमिक्रॉन का, उस वक्त दौर ही नहीं था कोविड टेस्टिंग का। क्या पता वो रहा हो, क्या पता ना रहा हो, बच्चे ठीक हो गए, कोई मॉर्टेलिटी नहीं, कोई मॉर्बिडिटी नहीं। समझ भी नहीं पा रहे थे ना उस तो वक्त बस ये आपको है क्या और सावधानी कैसे। रखनी है, अपना एक कॉमन सेंस। ठीक है, बिल्कुल। और बच्चे ठीक हो रहे थे। देखिए, अगर बच्चे ठीक नहीं होते, कुछ में हम एडमिटेड पेशेंट में टेस्ट करवाते थे, लेकिन उनमें पॉजिटिव भी नहीं आ रहे थे। सो यू नो एविडेंसेस भी उसके साथ नहीं जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। कुल मिलाकर के कॉमन सेंस शुड प्रिवेल, जी जी, नॉट द फियर। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, शुभम के पास में आऊंगी, उसके बाद फिर हम डॉक्टर शुभ्रा के पास जाएंगे। शुभम, जिस तरीके से आप बता रहे थे कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ के लोग जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। क्या यही वजह है कि गलती हमारी होती है और हम इसका सारा जो दोष जो है वो प्रशासन पर मंड देते हैं कि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है? और पहली लहर दूसरी लहर में हमने हाल देखा कि क्या कुछ सहा है, न जाने कितने लोगों के घरों में चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों का इकलौता बेटा ऐसा था जो चला गया, न जाने कितनी माएँ ऐसी जो भी आज अपने बच्चों के लिए भी रो रही है, लेकिन फिर भी हमने कुछ भी सबक नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं सीखा। आज एक बार फिर से जब तीसरी लहर की आहट लगातार दस्तक दे रही है, खतरा मंडरा रहा है, फिर भी हम इतने जागरूक नहीं है, हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो ऐसे में क्या उन लोगों को समझाने के लिए पुलिस की कोई गश्त वगैरह वहां पर रोड पर दिख रही है आपको, ताकि अगर लोग नहीं समझ पा रहे तो कम से कम पुलिस उनको जागरूक कर सके? शुभम जी बिल्कुल इंदिरा जी, जिस तरीके से जिन इलाकों की मैंने बात की, मुंबई का गोवंडी, मानकोट, पठानवाड़ी, मोहम्मद अली रोड, इन इलाकों में पुलिस भी जाने से वहां से कतराती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कई बार हमला हो चुका है। जो पीएमसी की तरफ से मार्शल तैनात किए जाते हैं, जो मास्क नहीं पहनते उनसे 200 रुपए दंड वसूलने का प्रावधान मुंबई में रखा गया, तो उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है। कई रिपोर्टर के ऊपर भी अटैक हुआ, कई मीडिया कर्मी जब वहां जाते हैं, हम भी खुद कतराते हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी हमला हो जाता है। देखो जिस तरीके से कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। बाद में प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हैं कि प्रशासन ने तैयारियां नहीं की थी, जैसे कई सारे सवाल है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर क्या इंतजाम है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसके पहले एक बॉलीवुड के अभिनेता है सलमान खान, उनका सहारा लिया था कि आप उनको मोटिवेट करें कि आप वैक्सीन लगवाइए। कई लोग ऐसे भी है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली है, वो कहते हैं कि वो कोरोना वैक्सीन है नहीं, मैं डोज नहीं लूंगा क्योंकि नपुंसकता फैलती है, कई सारी चीजें होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होता है। तो सलमान खान का जब महाराष्ट्र सरकार ने सहारा लिया था, तो कि उसके बावजूद थोड़ा सा इजाफा हुआ था, जो रेशो है वैक्सीन में उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन फिर भी समाज का एक ऐसा जो जिस तबके की बात कर रहा, वहां पर अभी भी लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो पुलिस की एक टीम, स्पेशल टीम, SRPF की टीम होती है, मुंबई पुलिस की विशेष कमांडो की टीम है, उस इलाके में रहती है, पहरा करती है कि आप घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई, सार्वजनिक स्थलों पे लोगों से जाने आने की मनाही कर दी गई है। तो एक स्पेशल विशेष टीम इन इलाकों में खासकर गश्त करती है। और मुंबई के जो मशहूर इलाके की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन के जो जवान होते हैं वही उन्हें तैनात किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि पाबंदियां जो है वो पूरी तरह से सख्त हो चुकी है, और आगामी कुछ दिनों के अंदर महाराष्ट्र और मुंबई में कुछ और भी पाबंदियां लगाई जा सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जब पत्रकारों से बातचीत करे तो उन्होंने इसके संकेत दिए थे कि मामले रुक नहीं रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई विकल्प जो नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर शुभ्रा, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ पहले जब लहर आई तो उसमें लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, और यही वजह थी कि बहुत तेजी के साथ मामले बढ़े। दूसरी लहर आई तो शायद स्वास्थ्य सिस्टम में हमारी इतनी कमी थी कि हम उन्हें सही से वक्त रहते इलाज नहीं दे पाए। लेकिन अब तीसरी लहर की आहट लगातार सर पर मंडरा रही है। आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के हिसाब से अगर हम बात करूं, तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनके हिसाब से बात करूं, तो हम अब इस वक्त पूरी हर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है हमारा हेल्थ सिस्टम? नेताजी, जहाँ तक हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की बात है या फिर इस पैंडेमिक में किसी भी कंट्री की स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, तो पैंडेमिक अपने आप में नाम ही एक ऐसी चीज़ होती है, इसका मतलब कि हमारे पास में इतने भर के केसेस आते हैं कि हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है कितनी भी बेस्ट हो उससे लड़ नहीं सकती, इसीलिए उसको पैंडेमिक कहते हैं ना। तो जब हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे फर्स्ट और सेकेंड वेव में स्पेशली हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे हॉस्पिटल्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो कि हम कर सकते थे हेल्थ केयर में उससे कई गुना ज़्यादा किया। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, एक फ्रेज यूज़ करना चाहूँगी कि हमने जो तीर थे, हमारे पास में सिर्फ तीर थे और कोरोना वायरस बुलेट के जैसा था, तो हमने तीरों से बुलेट का सामना किया। तो हेल्थ सर्विसेज
पैंडेमिक नाम ही एक ऐसा है कि हेल्थ सर्विसेज, इसका मतलब है कि हेल्थ सर्विसेज हमेशा ओवरवेल्म्ड होंगी। पैंडेमिक का नाम जहां पर आ जाता है इसका मतलब है इतने केसेस होंगे कि इंडिया, यूएस, किसी भी, आप यूएस में देखिए, यूरोप में देखिए, आईसीयू में बेड अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये कंट्री की हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बात नहीं है। आप इटली में देखिए, वहां पे खत्म हो गया था हेल्थ केयर जो था, ओवरवेल्म था। उन्होंने कहा था कि कुछ ओवर 65 के लोगों को हम नहीं ट्रीट करेंगे, इटली की कंट्री ने कहा था। तो ऐसा नहीं है, पैंडेमिक का मतलब ही होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, उतने हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है कि हम फाइट करेंगे। बट जहाँ तक मैं हेल्थ केयर की बात उन्हीं रिसोर्सेज की मैं बात कर रही थी, रिसोर्सेज की बात करूंगी। तो लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, पिछले गवर्नमेंट की जो भी सिस्टम्स हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बहुत अच्छा काम किया है कि हमारा जो भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन था और जो कि छोटे छोटे कोविड केयर सेंटर्स थे, वो सब हमने बहुत ही ज्यादा इस बार स्टेप अप किए हैं अपने तरीके से। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। तो आखिर 2020 और 21 कैसे गुजरा है ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन ये जो अभी मौजूदा हालात है वो आने वाले साल यानी 2022 के लिए कितने चुनौतीपूर्ण है, इसी को हम समझने की कोशिश करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम इंडिया के मुकदमे में दरअसल बात कर रहे हैं कि लगातार ओमिक्रॉन के जो मामले सामने बढ़ आ रहे हैं उन्हें देखते हुए कि हमने देखा कि 2020 और 21 बहुत बुरा गुजरा है सभी लोगों का। न जाने कितने लोगों का काम ठप हो गया, न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है और ये वो दर्द था जिसे चाह कर के भी जिंदगी भर कोई भी सुख जो है वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता। और अब जो हालात है वो आने वाले नए साल में, क्योंकि नया साल दस्तक देने वाला है, 2022 में कितने चुनौतीपूर्ण है इसी को समझने की कोशिश हम करें। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर शुभ्रा लगातार हमारे साथ मौजूद है और मेरे सहयोगी शुभम भी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। शुभम, आपके पास कोई अपडेट? जी देखिए रीता जी, अगर कोरोना वायरस की बात करें तो महाराष्ट्र पिछले 24 घंटों में 8,067 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई की बात करें तो मुंबई में 5,428 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे मुंबई में बात करें कि पूरे शहर में बात करें तो तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई थी। बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि कोरोना ये 24 घंटे का आंकड़ा आप साझा कर रहे हैं? बिल्कुल 24 घंटे की आंकड़े की बात कर रहा हूँ। 8,000 से ज्यादा मामले पूरे महाराष्ट्र में आए, जबकि 5,400 से ज्यादा मामले वो अकेले मुंबई शहर में पाए गए। तो बिल्कुल खतरे की घंटी अब मुंबई में जो है वो मंडराते हुए नजर आई और लॉकडाउन की तरफ अब महाराष्ट्र बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पहले से ही बताया था, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली थी, कि अगर आंकड़े नहीं रुके तो लॉकडाउन लगाना के अलावा लॉकडाउन के अलावा कोई पर्याप्त ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन एकमात्र जरिया है जिसके जरिए इस कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। लोग सुन नहीं रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, इस वजह से अब लॉकडाउन की ओर मुंबई और महाराष्ट्र बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन शुभम ये जो आंकड़ा आप 24 घंटे का साझा कर रहे हैं, वाकई ये आंकड़ा डरा रहा है और हैरानी पैदा कर रहा है कि एक साथ इतने मामले और अब जो मौतों का सिलसिला, जैसे हमने देखा कि सेकेंड वेव में इसी तरीके से खबरें आनी शुरू हुई थी और देखते ही देखते फिर वो आंकड़ा लगातार दिन दुगना रात चौगुना होता चला गया। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, आपने सुने मेरे सहयोगी शुभम की बात कि महज 24 घंटे में मौत का ही आंकड़ा 8 पहुंच चुका है। देखिए, आप ये अगर बात करेंगे मौत के आंकड़े की, 5,000 लोगों में या 8,000 लोगों में 10 डेथ या 8 डेथ, आपको ये देखना है कि वो जो पेशेंट का उनका स्टेटस क्या था जी, उनका एज ग्रुप क्या था, उनकी कोमॉर्बिडिटी सिचुएशन क्या थी, उनकी और अलाइड कंडीशंस क्या थी। सिंपल ये बोल देना कि 8 मौत हो गई कोविड से इज नॉट द करेक्ट वे, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये देखना है क्या वो सारे ओमिक्रॉन वेरिएंट थे या उनमें डेल्टा वेरिएंट भी थे, क्योंकि अभी मिक्स है। ठीक है, वी हैव टू सी दिस। नंबर 3, देखिए जहां हम इस तरीके के सिस्टम को देखते हैं तो एक नॉर्मल अगर आप डेथ लीजिए, आप डेंगू फीवर से भी अगर आप डेथ लेंगे वो भी होती हैं जी, आप फ्लू से देखिए वर्ल्ड वाइड डेथ होती हैं। ये तो अपने बॉडी का सिस्टम है, चीजें उस हिसाब से। बट यस, कुछ भी है, मैं उस डेथ को बहुत ज्यादा इस वक्त क्यों तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि ये और भी कारण है जिससे इतने केसेस में इतनी डेथ बहुत सारी बीमारियों से होती हैं। जी जी। पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारा रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, हमको जरूरी नहीं है कि हम जाए और आग में कूदें। द थिंग इज हम रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करें, नॉर्मल जिंदगी जीन किए, अननेसेसरी अवॉइड करें ट्रैवल, और टाइम से
सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय एक चिकित्सक की सलाह ये लें। बहुत जरूरी है। बस जी। ये चीज करिए, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। पर प्रॉब्लम होती है जहां हम लापरवाही बरतते हैं, लापरवाही जहाँ बरत हम देते खुद का इलाज हैं, करते 2 से हैं। 3 दिन का वक्त हम ऐसे ही गुजार देते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और एक और चीज है, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, होता क्या है कि हम सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं और सेल्फ ही अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं। मुझे ऐसे केसेस पता है जिसमें लोगों को पता था उन्हें कोविड है, घर में कोविड था, पर उन्होंने खुद का कोविड टेस्ट नहीं करवाया कि कोविड पॉजिटिव आएगा, जबकि आप कोविड हो, सांस में दिक्कत हो रही है, फिर भी आप सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं आपको, सारे सिम्टम्स आपको बता रहे हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो रहे हैं, पर आप उसे अवॉइड, सामने शेर आप कह रहे नहीं। लेकिन मैं इस वाले जो ओमिक्रॉन का है, इसमें आपको पॉजिटिव बातें बोलना चाहती हूँ जी। फर्स्ट वेव ने हमको अनअवेयर कॉट किया, सेकंड वेव ने हमको बहुत पोटेंशियल दिया। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पेंडेमिक को डील करने के लिए, सब्सिक्वेंटली प्लान करने के लिए। 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, सेकंड इज कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड इज स्किल बिल्डिंग, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड ऑल। सेकेंड वेव में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने, मेडिकल, पैरामेडिकल, ऑल अलाइड फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ये पूरा डेवलप कर लिया। नाउ वी हैव गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मैन पावर बिल्डिंग एंड स्किल बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात है स्किल बिल्डिंग, दैट हैज बीन डन। इस वेव में अगर कुछ भी है तो आई डोंट थिंक हमने सेकेंड वेव में भी बहुत अच्छा किया। आप दूसरे देशों के कंपैरिजन में देखिए, भारत में चूंकि डेल्टा वेव पहले आ गई और उसमें आंकड़े डेथ और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के पहले आ गए, इसलिए भारत को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जबकि अब भारत जैसे मैग्नीट्यूड, जिस कंट्री का मैग्नीट्यूड पॉपुलेशन के वाइज में है, ऐसी कितनी छोटी मोटी कंट्रीज उसमें समा जाए, फिर भी भारत ने जैसे डील किया इसको, भारत के गवर्नमेंट ने, भारत के मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से इस पेंडेमिक को डील किया, दैट वाज प्रेजवर्दी। आप देखिए आज तक डेल्टा वेरिएंट से दूसरे देश निजात नहीं पा रहे और हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से उसे डील किया। हमारी न्यूज पूरे वर्ल्ड में बन गई, लेकिन और जगह जो इस वक्त सिचुएशन इतनी वर्स्ट है वहां का आज तक पता नहीं लगता। सो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। Coming on to now third wave, now we have done all kind of capacity building, infrastructure building and everything. We are fully prepared to take anything. But yes, when you talk about numbers, then we are the one among the most populous countries. So definitely वो थोड़ा burden हो जाता है, but responsible behavior of citizens will bring a sea change. Because this is a milder illness, it does not require much of the hospitalization. साउथ अफ्रीका की स्टडी देखिए, जब डेल्टा की वेव आई हुई थी तो उसमें जो डेथ रेट था, ठीक है, दैट वाज इन ट्यून ऑफ हंड्रेड्स, ओके, परसेंटेज वाइज, मतलब 1000, मतलब व्हाटएवर वाज द परसेंटेज, आई एम नॉट गोइंग इनटू नंबर्स। एंड जब ओमिक्रॉन ने रिप्लेस किया, डू यू नो दैट डेथ रेट डिक्लाइन बाय मल्टीफोल्ड नंबर। So they were having the cases of Omicron, but mortality was drastically low. Their hospital burdens were very, very low. So this is a positive thing. See, बिल्कुल, ऐसे वक्त में पॉजिटिव थिंग्स की बहुत जरूरत है। और बेशक बस रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, बाकी सब कुछ पॉजिटिव रहना चाहिए। जी 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 मैम, ठीक है। डॉक्टर शुभ्रा, जिस तरीके से तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं ये लापरवाह लोग, जो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं 2022 के जश्न का बेशक मौका है, लेकिन नहीं लगता कि हमें सबसे पहले जान है तो जहान है, कि अगर हम 2022 का जश्न नहीं मनाएंगे तो 2023 अगर जिंदा रहे, जान बची तो बहुत अच्छे से मनाएंगे। क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी चुनौती अभी मौजूदा हालात आने वाले इस नए साल के लिए? नेता जी, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी चुनौती है। इस टाइम पे लोगों को बार बार मना करो कि हॉलीडे सीजन है, न्यू ईयर मत मनाओ, फिर भी आप देखिए कोई बात नहीं सुन रहा है। वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लास्ट ईयर भी मुझे लगता है कि होली सबने सेलिब्रेट की थी, उसके बाद ही आई थिंक उसके अराउंड ही फिर हमारी सेकेंड वेव शुरू हुई थी, बहुत सारे केसेस हुए थे। गवर्नमेंट ने भी कहा था मत सेलिब्रेट करो होली, बाहर नहीं जाओ, बट नोबडी लिसन्ड बेसिकली। तो अभी भी मुझको लगता है यही हो रहा है, सब लोग न्यू ईयर की पार्टीज चल रही हैं। अब गवर्नमेंट ने बाहर नाइट कर्फ्यू लगा दिया, गवर्नमेंट ने कहा चलो बाहर नहीं जाओ, तो बात तो वही है कि सब लोग अपने घर पे हाउस पार्टी कर रहे हैं, घर पे फ्रेंड्स को बुला रहे हैं,
सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैं रोज देखती हूँ पेशेंट्स बताते हैं वहाँ ट्रैवल करके आए, फिर कुछ कोल्ड कफ लेकर आ गए। तो अभी तो कोई किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है। एंड अभी बहुत ही जो कॉमन बात है, जो मैं पब्लिक की बातें बता रही हूँ, जो मुझको पर्सनली लोग आके कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कोरोना तो चलता ही रहेगा, क्या कर सकते हैं, लाइफ तो हमें अपनी जीनी ही है। तो अभी नहीं समझ में लोगों को आ रहा है कि ये कितना फास्ट स्प्रेडिंग है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जो कि अभी तक का डेटा है, इट इज़ 5 टाइम्स फास्टर स्प्रेडिंग, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। अगर हम पिछली वेव्स में कंपेयर करें तो अभी देखिए 1 मंथ कुछ 1 महीना पहले ही ओमिक्रॉन डिस्कवर हुआ था और अभी हमारी सोसाइटी में पहुँच गया, हमारी सोसाइटी तक पहुंच गया। देखिए कहां से कहां तक पहुंच गया। तो कितना फास्ट ट्रांसमिशन चल रहा है इसका, फिर भी लोग नहीं सुन रहे हैं। लोगों ने क्रिसमस मनाना है, फिर सर्दियों की छुट्टियां मनानी है, अब उनको लोग जो है वो दरअसल ये नहीं हाँ नहीं, Yes. लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मास्क के साथ रहना है, हमें 2 गज की दूरी के साथ रहना है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि जो हालात है हमें इन्हीं के साथ रहना है और इसलिए वो लापरवाह, क्योंकि अब उनको आदत सी हो गई है ऐसे उसमें जीने की। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आदत इसे नहीं बनाना है, बल्कि जो आदतें गंदी हमें पड़ चुकी है उनसे हमें छुटकारा पाना है और जो भी जागरूकता की बातें हमें कही जा रही हैं उनको हमें अपनाना है। शुभम का रुख करना चाहूंगी। शुभम, जिस तरीके से आपने अभी आंकड़े बताए, 24 घंटे का आंकड़ा आपने बताया कि मामले कितनी तेजी के साथ बढ़े, 8 लोगों की मौत का जिक्र भी आपने किया, तो क्या इन हालातों में उम्मीद करें कि 1-2 दिन में महाराष्ट्र सरकार जो है वो नई पाबंदी के साथ नई गाइडलाइंस लागू कर सकती है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो नए साल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पहले से पूरी तरह से जो प्रतिबद्ध है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुके हैं। बस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऐलान का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि 1 या 2 जनवरी से ये प्रतिबंध जो है लगाया जा सकते हैं, क्योंकि मामले जो है तेजी से दुगने स्पीड में जो है बढ़कर अब पैर पसार रहे हैं। जिस तरह से 24 घंटे की बात करें तो 8000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, अकेले मुंबई में 5400 से ज्यादा मामले। तो बहुत टेंशन जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकार के खिलाफ सरकार के जो है बढ़ गई है, क्योंकि मुंबई की स्वास्थ्य की जनता का सवाल है। क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से देखा ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, रेमडेसिविर इंजेक्शन के में, वैसी स्थिति इस बार ना हो पाए, इस वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जाए कि लोगों के स्वास्थ्य साथ और कुछ ना हो जाए, इस वजह से ऐसी चीजें जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब जो है समय बिल्कुल भी नहीं है, वक्त बहुत जो है निकल चुका है हाथ से और लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस पर रोकथाम लगाना बहुत आवश्यक है। इस वजह से उद्धव ठाकरे अब जो है देरी भी नहीं करेंगे और लेकिन नए साल का इंतजार भी नहीं करना चाहिए था शुभम, क्योंकि लगातार अब अगर पहले से पाबंदियां लागू होती, पहले से सरकार और सख्त होती, तो नहीं लगता कि आज जहां पर भी जश्न की तस्वीरें सामने आएंगी या लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो कम से कम उन पे भी रोक लगती। पहले से ही अगर जरूरी और ज्यादा पाबंदियां लगा देती महाराष्ट्र सरकार तो शायद आज के दिन को नहीं छोड़ना चाहिए था। आज जिस तरह से सामने फरमान जारी कर दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा न हो, तो 5 बजे ऐसे सारे तमाम पब्लिक प्लेसेस को खाली करा दिए। अगर एक साथ लगाएंगे तो लोग पैनिक हो जाएंगे और लोग अपने फिर गांव की तरफ पलायन करने लगे। जैसा पहली लहर में हमने देखा था, दूसरी लहर में हमने देखा था कि लोग जैसे ही लॉकडाउन की खबर सुनते हैं लोग अपने गाँव की तरफ भागने लगते हैं, भीड़ इकट्ठा हो ट्रेन में। इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो अपना कदम उठा रहे हैं। धीरे धीरे इस चीजों में इम्प्लीमेंट लाया जाएगा। जैसे दुकानों की टाइमिंग, जो सुबह दुकान होते हैं दिन रात चालू रहते हैं, उन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। रेस्टोरेंट बात करें जो डे नाइट चलते हैं, बार जो डे नाइट चलते हैं, उन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम गार्डन, जो स्कूल अब तक खुले थे, कल से स्कूल फिर खुलेंगे 2 दिन बाद, उनको भी बंद किया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई की जो ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं की बात करें, मुंबई की बीएसटी बस, मुंबई की लोकल ट्रेन, जो मुंबई की धड़कन कही जाती है, जिससे पूरा मुंबई चलता है, लाखों की तादाद में मुंबई में सफर करते हैं, वहां पर संक्रमण ज्यादा फैलता है, तो उसे भी बंद करने का विचार किया जा रहा है। उसमें सिर्फ जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग वही रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कदम उठाएंगे, क्योंकि पैनिक हो जाते हैं लोग, अफरा तफरी का माहौल बनता है, लोग भागने लगते हैं गाँव की तरफ, तो भीड़ और इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपने तमाम आंकड़े साझा किए और बताया क्या कुछ हाल है महाराष्ट्र का। चलिए अपना भी बहुत ख्याल रखिए आप अच्छे से, क्योंकि आप लोग बाहर रहते हैं, हम तो फिर भी स्टूडियो में रहते हैं, आप लोगों के लिए भी चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, जिस तरीके से अगर मैं छोटे छोटे बच्चों की बात करूं, वो बच्चे जो कह भी नहीं पाते कि वो किस तकलीफ में है या वो बता नहीं पाते कि उन्हें कहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे में उन बच्चों की पहचान कैसे हो पाएगी? अगर अभी तक तो ये एज का जो एक दायरा है वो नहीं सामने आया है कि कितने साल के बच्चों पर ये अटैक करेगा या क्या होगा, तो उन बच्चों के लिए कौन सी जरूरी एहतियाती कदम माँ बाप जो है वो उठाएं?
देखिए, इसमें पेरेंट्स से बेटर कोई और ऑब्जर्वर हो नहीं सकता। बिल्कुल। अगर बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री है जिसमें कि बच्चे को कोई आई मीन पेरेंट्स, एक छोटा बच्चा है, आप डिफरेंट कैटेगरी में कर लो, 5 साल से कम, 5 से 10, 10 से 15 और ज़्यादा, ठीक है। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं वो तो घर में ही रहते हैं जी। उनको इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? एडल्ट से। 5 से 10 साल स्कूल गोइंग है, आजकल स्कूल बंद है, उनको भी इन्फेक्शन कहाँ आएगा? एडल्ट से। 12 साल से अब आपके बच्चे, उनको कोचिंग करनी है, पीयर ग्रुप है, सो मेनी अदर थिंग्स, ओके, उनके में प्रोफेशनल कोर्सेज के कोचिंग्स हैं, सो मेनी थिंग्स, उनका एक इंडिपेंडेंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दे कैन ब्रिंग इन्फेक्शन टू होम। पर 10-12 साल से कम के बच्चों को आमतौर पर घर से ही होता है, एडल्ट से, अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर वो बाहर नहीं जा रहे हैं तो। नाउ तो ये एक तो ये सेटिंग है कि घर में किसी को है, इन्होंने ट्रेवल किया है या इनके घर किसी ने ट्रेवल किया है, या एडल्ट में ये कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री है, नंबर 1। नंबर 2, लक्षण। अब 5 छोटे बच्चे हैं जो 1 साल से 2 साल से कम के बच्चे हैं, उनमें वो तो कुछ बताएंगे नहीं आपको। 5 साल का बच्चा बोल भी देगा पेट में दर्द है, बुखार, कुछ भी है, तो उसमें पेरेंट्स को ही ऑब्जर्वेंट होना है। अगर बच्चा फीड करना कम कर दे, अगर बच्चा पेशाब नहीं जा रहा है, अगर बच्चे को लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार बहुत तेजी का हो रहा है, सुस्त हो रहा है, सबसे बड़ी बात है बच्चे का सुस्त होना, या मेंटल स्टेटस उतना सतर्क ना होना, ये सब खतरे के साइन होते हैं। बहुत जरूरी बात आप ये बता रही हैं, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, माँ बाप अगर ऑब्जर्व कर ले वक्त रहते तो शायद पहचान पाएंगे कि बच्चा तकलीफ में है। बहुत छोटी छोटी और बारीक बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम आने वाली हैं। तो लिहाजा जो भी अगर इस वक्त पेरेंट्स हमारा ये शो देख रहे हैं, इन बातों को आप जरूर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को वक्त रहते आप लोग टेस्ट जरूर करते रहिए, चेक करते रहिए। जो भी बातें यहाँ पर रुचिरा गुप्ता जी बता रही है, बहुत बारीकी से इस बात को आप सुनिए। मैं चाहूंगी रुचिरा गुप्ता जी एक बार जरा फिर से बताएं कि वो कौन सी बातें हैं कि अगर बच्चा सूसू करना कम कर दे, या बच्चा, सबसे बड़ी बात सिलो अगर बच्चा हो जाए, और क्या क्या बात बताई थी, एक बार चाहूंगी कि जरा फिर से बताएं। 2 साल से कम के बच्चे आमतौर पर कुछ बता नहीं पाते, और 1 साल से कम के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर बच्चे ने दूध पीना कम कर दिया है, या फीडिंग कम कर दी है, सुस्त हो गया है, पेशाब नहीं जा रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, खांसी जुकाम उल्टी हो रही है, ठीक है, एक्सेसिव क्राइंग हो रही है, या निढाल पड़ गया है, ये सब खतरे के साइन होते हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा लक्षण लगे, तुरंत माँ बाप को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो 2 से 5 साल के बच्चे आमतौर पे उनमें आपको खांसी जुकाम बुखार पता ही लग जाएगा, वो बता भी देते हैं। डॉक्टर रुचिरा जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल देखिए, हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, लेकिन इस बीच देश में 2022 दस्तक देने वाला है, तो उसका भी जश्न मना रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? घाट पे आए हैं हम लोग, यहाँ पे प्रे करने आए कि 2022 सबका अच्छे से बीते और आगे कुछ साल में कुछ ऐसा ना हो जो ऐसा हमारा पास्ट बीता है, सब कुछ अच्छा हो और अच्छे से सब एंजॉय करने आए हैं। लास्ट डेट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम झा हुआ और मैं BHU का छात्र हूँ संस्कृत साहित्य से। नया साल तो देखिए, ये इसमें 2 विषय होता है कि ये नव वर्ष है, तो इसमें जो कि ये काशी नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ हर तरह के धर्म के लोग विराजमान हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर है, इसे आप नव वर्ष नहीं कह सकते हैं। आप कुछ लोग जो है इसे हिंदी में नव वर्ष कहते हैं, जो भी हो, लेकिन हमारे लिए जो नव वर्ष है वो चैत्र में आता है, ठीक है। लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जो है लोग हैप्पी न्यू ईयर मतलब मनाते हैं, नव वर्ष मनाते हैं, ठीक है, सराहनीय है ये भी चीज़। तो हम लोग कैसे मना रहे हैं, अब जो साल बीत रहा है, बहुत ही अफसोस हुआ कि मतलब कुछ हमने बहुत कुछ खोया हमने इस साल 2000। बिल्कुल, तो लोग जश्न मनाना चाहते हैं और नए साल का इंतजार भी बेसब्री से करें, लेकिन डॉक्टर शुभ्रा कहीं ना कहीं 2020 और 21 जैसे गुजरा उसे भी नहीं भूले, और हर कोई प्रार्थना यही कर रहा है कि आने वाला 2022 जो है कम से कम वो दिन हमें ना दिखाए। हाँ निदा जी, बिल्कुल हर किसी की इस बार यही प्रेयर है कि हम देखिए, एक तरह से हम 2021 के 2020 से बेसिकली 2020 जब से चल रहा है तभी से हम कोरोना देख रहे हैं, कभी लॉकडाउन हो रहा है। आई थिंक मार्च 2020 पे पहला लॉकडाउन हमने देखा था, और किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा। वो लॉकडाउन चलता रहा, बहुत सारी चीज़ें हैम्पर हुई, बिजनेसेस खराब हुए लोगों के, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, एंड लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स, लव मेम्बर्स, हम लोग तो
एक जैसे एक फैमिली होती है, उसके साथ में कुछ ट्रेजेडी होती है, वो लोग बहुत ग्रीफ स्ट्रक होते हैं। एज अ डॉक्टर हम तो हमारे इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, तो हमारी इतनी सारी फैमिलीज के साथ में हम डील कर रहे होते हैं, तो उन सब का जो ग्रीफ है वो हमने देखा है, पर्सनली देखा है, एज एन आउट पेशेंट देखा है, एज एन इन पेशेंट देखा है। हॉस्पिटल में हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि हम डिस्क्राइब करना भी बहुत ही इट इज वेरी मैम अभी हाँ ठीक है, अभी हमने यही बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पे आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर भी लोग कैसे इस वक्त देख रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। नहीं हार्ड है, हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, रियल बात है सर। हम मेरी छोटी सी बच्ची है, जबकि मैं खुद 6 बाहर रहती हूँ, तो मैं मेरे बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पर आउट में ही रहती है मेरी मम्मी के साथ। यहाँ से हमारे कमांडेंट सर अच्छे हैं जो हमें यहाँ पर आउट में रहने की परमिशन दे रखी है बच्चों के साथ। तो छोटा बच्चा सर तो हम छोड़ नहीं सकते, उनके साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे ही ड्यूटी के साथ ही बहुत मुश्किल होती है सर। और बेसिकल तो यहाँ है कि हमारे पास पक्का पॉइंट नहीं है और हमें 12 घंटा इधर खड़ा रहना है। और इधर रहने के लिए मतलब जैसे कोई पोस्ट, जैसे हम लोग जहाँ बैठते हैं कच्चा पॉइंट है, इसमें बारिश आए तो भीगना पड़ेगा, ठंडी में तो फिर ऐसे दिक्कत होती है। और वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है। हम लोग महिला प्रहरी हैं, महिला क्यों सर जेंट्स लोगों को भी होता है, तो ये थोड़ा दिक्कत है हमारे लिए, हमारी ड्यूटी में थोड़ा कठिनाई। तो बिल्कुल ऐसे वक्त में भी, और आपने देखो कि देश के बॉर्डर पर भी कैसे महिलाएं जो है वो पूरी कमान संभाले हुए हैं। दिक्कत होती है बेशक, लेकिन क्या करें, ड्यूटी करनी है और देश की सुरक्षा भी करनी है। डॉक्टर रुचिरा गुप्तरी, एक लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा कमेंट में चाहूंगी कि जरूरी 2-4 एहतियाती कदम बता दीजिए जरा उन माँ बाप को जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर जो अभी कुछ कह भी नहीं पाते, वो क्या ऐसा करें घर में जिससे बच्चों के लिए अच्छा माहौल बन सके। खुद सावधानी बरतें, सबसे पहले खुद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करें। जो तो सब बार बार बोले जा रहे हैं, आप ही घर में इन्फेक्शन लाएंगे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, बिकॉज यंग एज ही बाहर जाती है। बिल्कुल बच्चों को अंदर जो मैंने लक्षण बताए, कुछ भी ऐसा मिले तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। ठीक है मैम। अपने आप उसके बारे में विकल्प ना सोचें या पुराने प्रेस्क्रिप्शन पे ना इम्प्लाई करें। बिल्कुल ठीक है ये। और बच्चों का पोषण और आहार, ठीक है, पोषण और हाइड्रेशन इसको मेंटेन करें। ठीक है मैम, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। ठीक है मैम, आप दोनों हमारे इस शो में आई और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आप सब दोनों सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आप अपना भी ख्याल साथ में रखिए और आपको दोनों को ही इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। और तो फिलहाल आज हमने समझने की कोशिश यही की कि इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं ये 2022 में कितने चुनौतीपूर्ण हैं और अभी जो खतरा मंडरा रहा है इससे हम कैसे निपट सकते हैं, बच्चों का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। फिलहाल आज इंडिया के मुकदमे इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बन रही है न्यूज इंडिया के साथ।